ब्लड। ब्लड है क्या चीज? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड जो है वो क्या है, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड है, इसलिए इसको वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड बस हो गया। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मतलब इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मेरो ऑफ दी फ्लैट सेल्स। ठीक है, कहां से? ध्यान रखना, ये जो है ना, मोटी हड्डियों से ह्यूमरस, टिबियोफिबुला, ह्यूमरस रेडियोल्ना, फीमर, टिबियोफिबुला, इनमें नहीं बनता। उनमें जो बोन मेरो होता है ना। नॉन वेजिटेरियन कौन कौन है? नॉन वेज खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो खाते हो ना, नली खाते हो ना, है ना। तो नली के अंदर से जो गूदा निकलता है ना, वो बोन मेरो कहलाता है। उस बोन मेरो में ब्लड नहीं बनता, याद रखना। उस बोन मेरो में होता है फैट होता है उसमें। जो ये हैं रिब्स हैं, ये रिब्स हो गई, ये वाली जो रिस्ट की जो बारीक बारीक छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, इनमें जो बोन मेरो होता है, यहाँ बोन बनता है, यहाँ पर ब्लड बनता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ब्लड कार्सल्स होती हैं जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। व्हाट इज रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम? ये क्या होता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम? किसको बोलते हैं? हमारी बॉडी में कुछ सॉफ्ट टिश्यू के, सॉफ्ट मीजोडर्मल टिश्यू के बने हुए कुछ ऑर्गन होते हैं, जैसे स्प्लीन, बोन मेरो, रेटिकुलर सिस्टम्स होते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर लीवर, इसमें लीवर भी शामिल है, पेंक्रियाज है ना। तो ये जो सिस्टम होते हैं, इनमें जो रेटिकुलोसाइट्स होती हैं, ये रेटिकुलोसाइट्स कुछ ब्लड कार्सल जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी की ब्लड कार्सल जो होती है वो कहाँ बनती है? वो बनती है कहाँ? बोन मेरो में। ठीक है, कौन सी बोन मेरो में? फ्लैट बोन मेरो में। तो पहले अपन देख लेते हैं, ब्लड के टाइप्स, काइंड्स ऑफ ब्लड कार्सल। क्या सबसे पहले अपन देखते हैं ब्लड के कंपोनेंट कितने होते हैं। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा या सीरम। ये ब्लड का टोटल होता है 55%। दूसरी होती है प्लेटलेट्स, कार्सल्स, ये होती है 45%। ब्लड की टोटल ब्लड की 45% होती है कार्सल्स। अब प्लाज्मा क्या चीज है? ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, सीरम पार्ट होता है, प्रोटीनस पार्ट होता है, वो होता है क्या? प्लाज्मा। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ये लिक्विड होती है, ये लिक्विड होती है, जिसमें लगभग 87 से 95% वाटर और उसके अलावा दूसरी चीजें। अब दूसरी चीजें क्या क्या हो सकती हैं? ये सारी चीजें जो होती हैं कहलाती हैं इंक्लूजन्स। क्या कहलाती हैं? ब्लड इंक्लूजन। ये ब्लड इंक्लूजन जो होती है उसमें होता है क्या क्या? वाटर, पानी होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ग्लूकोज, फ्री ग्लूकोज होगा, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल नहीं होंगे, फ्रक्टोज भी हो सकता है,
ठीक है। ग्लिसराइड भी हो सकते हैं, फैटी एसिड भी हो सकते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, फ्री अमीनो एसिड्स होंगे, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होंगे, जैसी आवश्यकता होगी हार्मोन्स होंगे, जैसी आवश्यकता होगी एंजाइम्स होंगे, ठीक है। ये जो कंपोजिशन है प्लाज्मा का, कंपोजिशन कभी भी सर्टेन डेफिनिट कंपोजिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसी नीड है भाई, ये तो एक क्या है, एक वस्कुलर टिश्यू है, ये क्या है, एक फ्लूइड है जो शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ब्रेन में प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है, तो उसमें डोपामिन मिलेगा, सीरोटोनिन मिलेगा। पेंक्रियास के पास में है तो वहाँ पर आपको ग्लूकागॉन मिल सकता है, वहाँ पर आपको इंसुलिन मिल सकता है। जहाँ पर जैसा फंक्शन हो रहा होगा वैसा वहाँ पर एंजाइम मिलेगा, जो फंक्शन होना है उसका एंजाइम मिलेगा, ठीक है। जहाँ जिस प्रकार का, अब लीवर से जैसे ब्लड लीवर से जैसे ही निकला, तो लीवर से जैसे निकलेगा तो सबसे अधिक मात्रा में वहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने ताज़ा खाना खाया था, और खाना खाने के बाद वो भोजन डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज जो है वहाँ से पहुँचाया गया है कहाँ, लीवर में। लीवर में जाकर के उसका एसिमिलेशन हो रहा है, तो इंटेस्टाइन से जो ब्लड जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा। जो लीवर से निकल रहा है वहाँ पर जहाँ भोजन की जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता है वो सारे ग्लूकोज को पहुँचाने के लिए वहाँ पर उसमें ढेर सारा ग्लूकोज एक साथ निकलेगा। अब कहाँ जाना है ये ग्लूकोज डिसाइड करके जाएगा, टैगिंग करके जाएगा कि वहाँ पर इतना ग्लूकोज होगा, तो उस धीरे धीरे उस ग्लूकोज की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। वहाँ पर ग्लूकोज, वहाँ पर यूरिया भी होगा, वहाँ पर क्रिएटिन भी होगा, वहाँ पर क्रिएटिनिन भी होगा, वहाँ पर ये सारे पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ भी होंगे उसमें। लीवर से निकलने वाले ब्लड में यूरिया भी सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम यूरिया कहाँ होगा, किडनी से निकलने वाले जो रीनल पोर्टल वेन है, जो ये रीनल वेन जो है वो उसमें सबसे कम यूरिया होगा, क्योंकि सारा यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया गया। सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ होगा, जो लीवर से निकलने वाला जो ब्लड है, हिपेटिक पोर्टल जो वहाँ से निकलने वाली जो वेन होगी उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया होगा, क्योंकि तुरंत अभी वहीं पर यूरिएशन की प्रक्रिया हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो कंपोजिशन होता है कभी भी निश्चित नहीं होता, इसका कंपोजिशन हमेशा चेंज होता रहता है। और आप इसको देखना हो तो आपको कहीं जैसे चोट लगती है, चोट लगी, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग होकर के क्या हुआ, वहाँ पर हमने उसको रोक लिया, ब्लड रुक गया, क्लॉटिंग हो गई, दवाई लगाए, नहीं लगाए, सफाई किए, थोड़ी देर बाद वहाँ पर आपको गीला सा चिपचिपा सा वहाँ पर आपको द्रव पदार्थ दिखता है। वो जो द्रव पदार्थ है वही सीरम है, वही प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा उसी को बोलते हैं। यही जो अगर आप किसी एक टेस्ट ट्यूब में ये ले लिए, तो इस टेस्ट ट्यूब में आपको यहाँ पर या नीचे थोड़ी देर रख देंगे आप उसको, ब्लड क्लॉटिंग हो गई। ब्लड क्लॉटिंग के बाद ये जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग के बाद यहां पर आपको ऐसे एक लिक्विड दिखेगा जो बिल्कुल क्लियर होगा और हल्का येलो कलर का होगा। यहां पर रेड कलर का ब्लड यहां पर क्लॉट हो गया, यहां पर आपको लिक्विड आपको मिलेगा। ये जो लिक्विड होगा यही लिक्विड सीरम या प्लाज्मा है। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा हम आते हैं कार्ब सेल्स पे, ठीक है। कार्ब सेल्स के मेनली दो पार्ट होते हैं। तीन पार्ट होते हैं, दो नहीं तीन होते हैं।
पहला है प्लेटलेट्स, ठीक है, ये इनका काम है ब्लड क्लॉटिंग। अलग से दूसरे पीरियड में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी होती है डार्क सेल्स, दूसरी होती है इरिथ्रोसाइट और तीसरी होती है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होती है ये 5 प्रकार की होती है, देख लेते हैं। पहली बेसोफिल, दूसरी इओसिनोफिल, तीसरी न्यूट्रोफिल, चौथी लिम्फोसाइट और पांचवी जो होती है ये होती है मोनोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम आते हैं इरिथ्रोसाइट पे। इरिथ्रोसाइट जो होती हैं, अभी मैं आपको इसके बाद तुरंत बाद आपको बताऊंगा मैं हीमोपोइसिस। पोइसिस का मतलब जेनेसिस, बनना, फॉर्मेशन। हीमो मतलब ब्लड, ब्लड का बनना। जो ब्लड प्लेट जो वो होती है, बोन मेरो जो होती है, बोन मेरो में ब्लड बनता कैसे है, वहाँ पर आपको ये सबका जो फॉर्मेशन जो होता है ओरिजिन सबकी एक जैसी है, ठीक है। पहले हम आते हैं इरिथ्रोसाइट पे। इरिथ्रोसाइट जो होती हैं ये गोलाकार होती हैं, बीच में ऐसे गड्ढा होता है जैसे कि कटोरी, ठीक है, या बाइकॉन्वेक्स होती है। कैसी होती है ये? बाइकॉन्केव। ये बाइकॉन्केव होती हैं। अगर इनको हम साइड से देखेंगे तो ये ऐसी दिखाई देंगी, ऐसी दिखाई देंगी, ठीक है। किनारे जो होती है इसकी थोड़ी सी रहती है सतह, और इसके मध्य में जो होती है ये कैसी होती है? कॉन्केव होती है। क्यों कॉन्केव होती है? कॉन्केव इसलिए होती है क्योंकि इसके भीतर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसीलिए इरिथ्रोसाइट जो है वो एक्चुअल सेल नहीं होती, ध्यान रखना। एक समय था जब ये मैच्योर नहीं हुई थी, एडल्ट नहीं हुई थी, उस समय इसमें रेटिकुलोसाइट स्टेज थी, उस स्टेज में इसमें न्यूक्लियस पाया जाता था। वो नॉर्मोब्लास्ट में स्टेज पाया जाता था। वो नॉर्मोब्लास्ट जब रेटिकुलोसाइट वाली स्टेज पे आई तो उसको क्या किया गया? एक्सट्रूशन कर दिया गया। किसका? उसके भीतर के न्यूक्लियस का। तो ये जो होती है कैसी होती है? इन्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी जो होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स में आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट इन्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस विहीन होती है, केवल कैमल और लामा को छोड़ करके। लेकिन अन्य जीवों में आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, ध्यान रखना। अब क्या कारण है कि ये आरबीसी जो होती है, स्तनधारियों की आरबीसी जो होती है वो इन्यूक्लिएटेड क्यों होती है? अब सपोज कीजिए कि ये एक कोशिका है, इस कोशिका में इतना बड़ा एक न्यूक्लियस है। अब क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें और दूसरे सेल ऑर्गेनेल भी है, यानी कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइसोसोम भी है, राइबोसोम भी है, सारा कुछ है, ये पूरा सब कुछ है। जब इसमें सब कुछ रहेगा तो उसमें ऑब्वियसली सब अपनी अपनी जगह घेरेंगे। आरबीसी का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है। इरिथ्रोसाइट का मुख्य फंक्शन, मेन फंक्शन है, क्या फंक्शन है, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन को लंग्स या गिल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और टारगेट ऑर्गन तक के, जहां तक कोशिकाएं हैं वहां तक के ऑक्सीजन को पहुंचाना। जितनी ज्यादा जगह होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन वो लेकर के जाएगी। तो ज्यादा जगह किसके लिए चाहिए, ऑक्सीजन को कैप्चर करने वाले एजेंट। आरबीसी डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकती या नहीं पकड़ सकती। आरबीसी क्या करती है, आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन नामक मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन नामक मॉलिक्यूल होते हैं, वो आयरन बेस्ड मॉलिक्यूल होते हैं। ये हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। एक आरबीसी में 25 मिलियन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। 2.5 करोड़, कितने, 10 मिलियन का 1 करोड़, 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। एक मॉलिक्यूल 4 क्या करता है, 4 ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। यानी एक आरबीसी के भीतर 10 करोड़ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये होती है आरबीसी का। इसमें अब यहाँ पर देखो, अगर इसके भीतर न्यूक्लियस भी होगा और सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन के लिए जगह कम पड़ जाएगी। इसलिए क्या हुआ, जो रेटिकुलोसाइट स्टेज थी उस समय यहाँ पर से ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल जो थे वो क्या हुए, यहाँ से खत्म कर दिए गए। अब इसके भीतर बच गया केवल प्लाज्मा और प्लाज्मा में घुला हुआ ऑक्सीजन, सॉरी हीमोग्लोबिन, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। केवल क्या है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन, सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर से अनुपस्थित है। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यहाँ से कैरी करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जब ये, अच्छा अब सवाल ये उठता है कि ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी जब इसके भीतर में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है कितना, 120 से 130 दिन। कितना, 120 से 130 दिन, 128 से 129 दिन का लगभग इनका लाइफ स्पैन होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये 28-29 मतलब 120 दिन यानी 4 महीना हुआ ना, ये जीवित कैसे रहती है, ठीक है। तो बात ये है कि इनके भीतर में कोई सेल ऑर्गेनेल है नहीं और कोई मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा है, तो ना तो इनको भोजन की आवश्यकता है ना उनको उत्सर्जन करना है। इसके भीतर में भरा हुआ है क्या, केवल हीमोग्लोबिन। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अन्य की मेम्ब्रेन में पतली होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है 65 एंगस्ट्रॉम के आसपास की होती है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में केवल हीमोग्लोबिन है। कोई इसको मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता नहीं है, ना तो भोजन की आवश्यकता है, ना इसको ऑक्सीजन, जब भोजन की आवश्यकता नहीं है तो उसको ऑक्सीकरण भी नहीं करना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं है। और उसमें कोई जब ऑक्सीकरण नहीं होना है, भोजन नहीं लिखा रही है तो उसमें एक्सक्रीशन भी नहीं होना है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है इसको। तो इसका काम क्या होता है, केवल हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 120 से 130 दिन उसकी लाइफ स्पैन होती है। और ये रूलो, ये कहलाता है रूलो। सरफेस टेंशन के कारण ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे, जैसे एक के ऊपर एक कॉइन को हम जमा दें, लाइन से ऐसे एक के ऊपर एक कॉइन को हम जमा दें तो ये ऐसे क्या होते हैं, बंडल्स बन जाते हैं। ये बंडल्स को कहा जाता है रूलो। ये रूलो पानी, इसमें ब्लड फ्लो के साथ बहते हुए ये चलते चले जाते हैं और ये जाते जाते जहाँ जहाँ पर इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती जाती है, ऑक्सीजन जो विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस के कारण जहाँ ऑक्सीजन कम होती है, ये ऑक्सीजन वहाँ चली जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली जाती है और उसके बाद ये आगे चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने का एक अलग प्रोसेस है जिसको अपन बोलते हैं हैम्बर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट, वो एक अलग प्रोसेस है।
वो भी आरबीसी के भीतर होता है। ठीक है, ये होती है आरबीसी। इसके पश्चात जब आरबीसी का समय पूरा हो जाता है तो ये आरबीसी घूमते फिरते ये पहुंच जाती है यहाँ पर स्प्लीन में। ठीक है, ये स्प्लीन में जा करके ये स्प्लीन में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाती है और टूट करके ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाता है, ये टूट करके डिस्ट्रॉय हो जाती है। हीमोग्लोबिन टूट जाता है। हीमोग्लोबिन का प्रोटीन जो होता है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, क्या नाम, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन उसका अलग कर लिया जाता है, ये आयरन भेज दिया जाता है लीवर को, लीवर से भेज दिया जाता है बोन मेरो को। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होता है ये भेज दिया जाता है किसमें, इंटेस्टाइन में। एसिडिटी सब्सटेंसेस के साथ ये बाहर निकल आता है। ठीक है, ये होता है किसका, इरिथ्रोसाइट का लाइफ साइकिल। इसके बाद आगे हम आते हैं जो ल्यूकोसाइट्स हैं। ल्यूकोसाइट मेनली दो टाइप की होती है। ये जो तीन है, ये तीन कहलाती है ग्रेन्युलोसाइट। ये तीन क्या है, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट इसलिए कहलाती है क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेन्युलर होता है। ये दो जो होती हैं, ये दो कहलाती हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ये कहलाती है ए ग्रेन्युलोसाइट क्योंकि इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो होमोजीनस होता है, होमोजीनस कोलॉइड जैसा होता है। ये क्या होता है, ए ग्रेन्युलोसाइट होता है। अब जरा इस पे आते हैं, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल। ये जो मुख्य रूप से ये जो होती है हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाती है। ठीक है, देखो डिफेंस सिस्टम क्या चीज है। डिफेंस सिस्टम यानी हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन 3 लेवल का होता है। पहला डिफेंस सिस्टम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये सेकंड और थर्ड लाइन डिफेंस बनाती है। पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है जो सीधे बॉर्डर से यानी कि बाहर से अटैक होने, जो दुश्मन ने अटैक किया तो उसको उससे लड़ने वाला जो होता है वो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सिलाइवा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, म्यूकस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आँख के टीयर जो हैं आंसू फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, सिरोमेन कान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये जितने भी जो डायरेक्ट आउटर कॉन्टेक्ट पे हैं ये सारे क्या हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो सीमा पे खड़े हुए हमारे सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, हमारे मिलिट्री फोर्सेस हैं, ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमारी ये बेसोफिल, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ये 4 जो होती है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि अगर इन्वेडर जो है, दुश्मन जो है पाकिस्तान से भारत की तरफ अंदर आ गया तो ये जो दुश्मन होगा ये भारत अंदर आने के पश्चात भारत को क्या करेगा, नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है ना, हमारी सीआरपीएफ है, बीआरओ है, ये जो हमारी है बॉर्डर जो बीएसएफ है, ये अलग अलग हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो होती है जो अंदर आने के पश्चात अब उनको क्या करना है, ऐसे जो जिनको हम पहचान नहीं पाए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने से वो पकड़ में नहीं आए, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से भी पकड़ नहीं आए, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या करेगी, उनको पहचानेगी, पहचान के उनको किल करेगी। वो होती है लिम्फोसाइट्स, जो एंटीबॉडी बनाती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, ये हमारे शरीर में कोई भी जो वो पहुंचेगा, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर हमारे शरीर में वायरस, बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर में पहुंचा, इन्वेडर हमारे शरीर में पहुंचा, ये इन्वेडर पहुंचने के पश्चात वो क्या करेंगे, उनको पहचानेंगी, पहचान करके उसको किल करेंगी। उसके साथ साथ उसके लिए आगे भी ये कोई नुकसान ना पहुंचा पाए वैसी क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो वैसी वो एंटीबॉडी भी बनाएगी। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम मात्रा में होती है। इनका जो वो होता है ये 0 to 2% की मात्रा होती है। ये बेसोफिल जो होती है, ये बेसोफिल मुख्य बेसोफिल से समझ लो, ये एसिडिक नेचर की होती है, बेसोफिलिक होती है। यानी जो बेसिक डाइज होते हैं वो बेसिक डाइज से ये स्टेन की जाती है, जैसे एनिलीन ब्लू।
ठीक है, तो ये क्या होंगी, ये एसिड, ये इसलिए ये बेसोफिल कहलाती है। बेसिकली टाइफाइड जैसी कंडीशन में या टीबी जैसी कंडीशन में ये बढ़ी हुई मिलती है हमको, 1 या 2% मिल सकती है। ठीक है, इनका आकार होता है ये आकार होता है। ठीक है, दूसरी होती है इयोसिनोफिल या एसिडोफिल भी कहते हैं इसको। ये एंटी एलर्जिक होती है। क्या होती है? एंटी एलर्जिक। ये एंटी एलर्जिक होती क्या है? जब कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है, जैसे कि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, नेमेटोड या हेलमिंथ इन्फेक्शन, प्लेटी हेलमिंथिस या नीमेटोड, जैसे कि टीनिया सोलियम है, एस्केरिस है ना, रुचिरेरिया बैंक्रोफ्टाई है, ये इस प्रकार के जो वो होते हैं इन्फेक्शन, जो निमेटोड इन्फेक्शन, हेलमिंथ इन्फेक्शन, जो हमारे पेट में कृमि वगैरह जो हो जाते हैं, तब ये बढ़ जाता है। इसकी सबसे अलग पहचान ये है कि इनके बढ़ने से वूपिंग कफ यानी कुकुर खांसी जैसे होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ खांसी होती है। ठीक है, इनकी जो मात्रा होती है ये होती है 0 से 6%, अपन 1 से 6% लेते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इनका आकार हेडफोन जैसा होता है। ठीक है, तीसरे होते हैं न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये न्यूट्रोफिल की सबसे अधिक मात्रा होती है, ये होते हैं 65 से 70%। टोटल हमारे जितने भी ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा न्यूट्रोफिल की होती है। और आप इनको जानते भी हो अच्छे से। जब कहीं चोट लगती है, चोट लगने से घाव हो जाता है, फूल जाता है, पक जाता है, पीला हो जाता है, फिर वहाँ पर कट लगाते हैं और कट लगा करके क्या करते हैं, वहाँ से पस को निकाल देते हैं, है ना। खासकर गर्मियों के दिन में होता है ना। आमा कैरी वगैरह खा लेते हो तो क्या होता है, फिर वो मोटा मोटा बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा बाल तोड़ होता है, ठीक है ना, अब बहुत दर्द करता है। फिर उसके ऊपर तुम लोग क्या करते हो, पान का पत्ता और वो क्या और वो लगा के तेल वेल लगा के अलसी का तेल लगा के उसको चिपकाते हो, पक जाता है तो फिर वो क्या होता है, वो उसको फोड़ते हैं तो ढेर सारा पस निकलता है, बड़ी शांति मिलती है, दर्द खत्म होता है, ऐसा है ना। वो जो पस निकलता है वो यही है, न्यूट्रोफिल है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि यदि ये ना हो तो हम लोग सड़ जाएं, मर जाए, ये न्यूट्रोफिल ना हो। जैसे ही कहीं चोट लगी, कट लगा, जैसे ही कट लगा तो वहाँ पर क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई, वो पूरी प्रोसेस होती है। अब वो ब्लीडिंग हुई, क्लॉटिंग हुई, खत्म हो गया, हमने उसको बंद कर दिया। अब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन की एक पूरी प्रोसेस होगी। जो आर्टरीज है वो आर्टरीज वाइडनिंग होगी, फ्लूइड जमा होगा, ऑक्सीजन वहाँ पर सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ने के कारण वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ का जो वो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए जहाँ पर कहीं चोट लगती है तो वहाँ पर गर्म हो जाता है, फीवर आ जाता है वहाँ पर। बाकी अपनी बॉडी ठीक है, लेकिन जहाँ चोट लगी वहाँ गर्म हो जाता है ना। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई। थोड़ी देर क्या होता है कि फ्लूइड वहाँ पर जमा हो जाता है। फ्लूइड जमा होने से क्या होता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और रेड हो जाता है। वहाँ पर ज़्यादा ब्लड वहाँ जमा होने के कारण रेड हो जाता है। अब क्या हुआ कि ज़्यादा ब्लड जमा होने के कारण ये जो आरबीसी, ये जो न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल जमा होती है। ये न्यूट्रोफिल जो होती है अमीबॉयड होती है, अमीबॉयड होती है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की संख्या 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस की संख्या 3 से 7 तक होती है। और इसमें एक बार बॉडी भी अलग से दिख जाती है। ये यहाँ पर एक बार बॉडी दिख जाती है, यानी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। इसमें होते हैं सूडोपोडिया। ये क्या है, सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया जो होते हैं, ये इतनी भुक्खड़ सेल्स होती हैं, ये इतनी ज़्यादा भूखी होती, वोरेशियस होती हैं कि
जैसे चोट लगी, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पर कोई भी इन्वेडर अंदर पहुंचा, ये तुरंत उसको पकड़ लेंगी और पकड़ के उसको खाना चालू करेंगी। इतना खाती है, इतना खाती, इतना खाती, इतना खाती, इतना खाती, इतना खाती, मैं इसलिए इतनी बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा खाती है। ठीक है, इतना खाती है कि ये फूल जाती है, फूल के फट जाती है। खाने का मतलब क्या है? खाने के बाद वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके बाद ये फट जाती है। जो फट जाती है वही पस के रूप में हमारा बनता है, ये मरी हुई न्यूट्रोफिल्स होती है, वही पस बनता है। ये सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं। इसके बाद जो चौथी होती हैं वो होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती हैं ये लगभग होती हैं कितनी? 10 से 13%। ठीक है, ये मुख्य रूप से रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम यानी आरईएस के द्वारा बनती हैं और ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, टी सेल्स होती है, बी सेल्स होती है, इम्यून सिस्टम में उसको हम अलग से पूरा पढ़ेंगे उसको। और ये टी सेल्स होती है, बी सेल्स होती है, मेमोरी सेल्स होती है, ये टी मेमोरी सेल्स होती है। ये किसी भी जो वो होते हैं इन्वेडर जो होते हैं, हम जो वैक्सीन लगाते हैं ना, ये वैक्सीन वैक्सीन का जो वीरोलेंट है ये तैयार करती है लिम्फोसाइट। वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करती है ताकि दूसरी बार जब वो वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करे तो ये तुरंत उसकी एंटीबॉडीज को मार देंगी। ठीक है, और अंतिम होती है मोनोसाइट। ये मोनोसाइट जो होती है लगभग 7 से 9% होती है। ये है जमादार, हमारी बॉडी के स्कैवेंजर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की सफाई करने वाले होते हैं। क्यों हमारी बॉडी की सफाई करने वाले होते हैं? क्योंकि जितनी भी हमारी बॉडी में कोशिकाएं मरती हैं, ढेर सारी कोशिकाएं मरती रहती हैं। कोशिकाओं का एक निश्चित समय होता है, जीवन काल होता है। वो कोशिकाएं मरी, टूट फूट हुई, बनती बिगड़ती रहती हैं। चोट लगी, वहाँ पर चोट लगी तो टिश्यू डैमेज हुए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ढेर सारी ये न्यूट्रोफिल्स से उन्होंने बैक्टीरिया को खा के नष्ट कर दिया, वहाँ पर कोशिकाओं का नुकसान हुआ। ये सब जितना भी होता है हमारी पूरे ये घूमते रहती है और घूम करके पूरा जितना भी कचरा हमारी बॉडी में जमा रहता है उस कचरा को खा करके ये ख़त्म करती जाती है। ठीक है, ये मोनोसाइट जो होती है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारी बॉडी की क्या होती है? स्कैवेंजर होती है। ठीक है, क्लियर है? ये हुआ आपका ब्लड और ब्लड कंपोजिशन। ठीक है।